दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसी लड़की की जिंदगी पर आधारित है जो कि भरी जवानी में यानी कि 20 साल की उम्र में ही विधवा हो जाती है और उन्हीं के घर के दूसरे हिस्से में एक किराएदार नौजवान लड़का आकर रहता है। फिर इसके बाद उनकी जिंदगी किस डगर पर चलती है, ये सब कुछ आपको बताएंगे आज की इस दर्द भरी कहानी में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरा नाम अनीता है। मेरी शादी 18 साल की उम्र में हुई थी और उम्र के 20वें साल में ही मैं विधवा हो गई और फिर ससुराल छोड़कर मायके आ गई। शादी के 2 साल के बंधन में बंधे रहने के बाद भी कोई औलाद ना हुई तो ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि ना तो मैं और ना ही मेरे माँ बाप इसको पालने के काबिल थे। बाबा की उम्र 60 साल थी, मगर ब्लड प्रेशर और शुगर ने उनको दिल का मरीज बना दिया था। वो 60 साल के होते हुए भी 80 साल के लगते थे। हमारा एक मकान था जो मेरे दादा ने मेरे बाबा को वसीयत में दिया था। ये 2 हिस्सों में बना हुआ था। एक में हम रहते थे और दूसरा हिस्सा किराए पर दिया हुआ था। बस इसी किराए से गुजारा चल रहा था, उसके सिवा आमदनी का कोई जरिया न था। जब मैं वापस मायके आ बैठी तो बाबा की मेरे गम में मृत्यु हो गई। मैं और माँ एक दूसरे के सहारे दिन काटने लगे। माँ की ख्वाहिश थी कि मेरी दूसरी शादी हो जाए, क्योंकि उनके बाद मेरा कोई नहीं था। मेरा दिल अब दूसरी शादी के लिए तैयार न था। हम दोनों को हर महीने जो मकान का किराया मिलता वो हमारे खर्चे के लिए काफी था, लेकिन माँ को भी मेरी भरी जवानी में विधवा होने का दुख तड़पाता रहता था। बाबा ने अपनी मृत्यु से पहले ही मकान मेरे नाम कर दिया था। अलबत्ता माँ का हिस्सा उन्हीं के नाम पर ही रहने दिया। 1-2 रिश्ते मकान के लालच में आए, मगर माँ ने मना कर दिया, क्योंकि लड़के वाले दहेज में मेरा मकान दूल्हे के नाम करवाना चाहते थे, जो हम 2 बेसहारा औरतों की जमा पूंजी थी। तब मैं सोचती कि दुनिया बहुत मतलबी है। अगर शादी दोबारा करने की जरूरत पड़ गई तो बहुत सोच समझ कर करूंगी। अभी माँ जिंदा थी जब पुराने किराएदारों ने घर खाली किया और हमने अपने पड़ोसी को दूसरे किसी अच्छे किराएदारों के लिए कहा, जो कि हमारे घर के करीब बिरजेश अंकल जी हमारे बाबा के भाई बने हुए थे। वही हमको किराएदार ला दिया करते थे। इस बार भी माँ ने ये काम उन्हीं को सौंप दिया। अंकल के लाने पर एक बूढ़ी औरत को हमने अपना मकान दे दिया। उस औरत का बेटा स्कूल में पढ़ता था और गांव से शहर पढ़ने आया था। उसकी माँ उसके साथ इसी वजह से आई थी कि उसके बेटे को घर का खाना मिले और किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। अंकल ने माँ से कहा, ये सीधे सीधे शरीफ लोग हैं और इनकी फैमिली भी छोटी सी है, किराया अच्छा दे रहे हैं, आप इन्हीं को मकान दे दें। तो माँ ने दे दिया। वाकई ये बहुत अच्छे और शरीफ लोग थे और ये औरत भी बहुत अच्छी और दुख सुख में काम आने वाली थी। माँ की उनसे खूब दोस्ती हो गई और बेटा तो इतना सीधा साधा था कि भूले से सामने आ जाए तो भी आंख उठाकर नहीं देखता था। उसका नाम सागर था। माँ ने उसकी शराफत को देखते हुए सागर को अपना बेटा बना लिया। साल भर उन लोगों से हमको कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि उन माँ बेटे ने हमारा बहुत ख्याल रखा। अगर माँ को कभी पैसों की जरूरत पड़ जाती तो ये औरत, जिनको हम आंटी रूपमती कहकर पुकारते थे, वो एडवांस में किराया दे देती थी। दुख सुख में यही लोग अपनों की तरह हमारे काम आने लगे। सच कहूं तो इन किराएदारों के आ जाने से हमको बहुत सुख मिला। हमारे छोटे छोटे काम उन्होंने अपने जिम्मे ले लिए थे। सागर की माँ हर 2 महीने बाद कुछ दिनों के लिए अपने गांव चली जाती थी, क्योंकि उनको वहां अपना घर भी देखना पड़ता था। तब सागर अपने एक रिश्ते से अंकल के यहाँ रहने चला जाता था। भगवान जाने उन दिनों क्यों मुझे उसका यूं चला जाना अजीब सा लगता था। माँ भी परेशान हो जाती। घर का सौदा और छोटे मोटे काम जो सागर की बदौलत हल होते रहते थे, उनमें रुकावट आ जाती तो परेशानी बढ़ जाती थी। एक दिन माँ ने सागर की माँ को पास बैठाकर कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं है और मैंने सागर को अपना बेटा बनाना है, तो फिर ये तकलीफ कैसी? सागर को घर का ताला लगाकर कहीं और जाकर रहने की क्या जरूरत है? आपने हमको अपना माना है तो हकीकत में भी अपना ही समझिए। तो फिर ये परेशानी कैसी है कि वो जब गांव जाए, सागर के खाने पीने की जिम्मेदारी हम पूरी कर देंगे। उसके रहने से हम भी बेखौफ रहते, वरना रात को हम लोगों को डर महसूस होता था। मौसी को भी सुकून मिल गया। वो बेटे की फिक्र से आजाद हो गई। जब चाहती गांव चली जाती और जितने दिन चाहती वहां रहती।
उनके जाने के बाद हम सागर को अपने घर का एक सदस्य समझकर देखभाल करते थे। जब वो कॉलेज चला जाता तो मैं उसके घर की साफ सफाई कराती और वो जब वापस लौटता तो चाय खाना सब तैयार करके उनको भिजवा दिया करते थे। वो घर आकर ज्यादा वक्त अपने कमरे में रहता था। मैं समझती थी कि एक स्टूडेंट की हैसियत से वो खूब मेहनत करके अपनी जिंदगी का फ्यूचर बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो अपनी माँ के गांव जाने के बाद ज्यादातर वक्त घर से बाहर रहने लगा है। उसका खाना पड़ा रहता है। मंजिल करीब थी, हौसला भी जवान था, हालात अच्छे थे, तो उसका ध्यान किधर हो गया था। लगता था कि दिल की नाजुक कोंपल ने चाहत के कांटों में गिरकर उसके ख्वाबों को जख्मी कर डाला है। वो खोया खोया सा रहने लगा था। आंटी रूपमती अब ज्यादा वक्त गांव में रहने लगी थी। जैसे वो अपने बेटे को मेरी माँ को सौंपकर बेफिक्र हो गई थी। अभी तक मुझे नहीं पता था कि सागर किस मुसीबत में फंस चुका है। बाद में पता चला कि ये किसी लड़की की कहानी है। उस लड़की ने सागर की जिंदगी के एक एक पल का सुकून छीनकर उसको पढ़ाई के रास्ते से भी भटका दिया था। ये कोई और नहीं, उसके उस दूर के रिश्ते से लगने वाले अंकल के बेटे की फ्रेंड थी, जिसका घर वहां पास ही में था। दीपेश सागर का क्लास फेलो था, तो वो अक्सर उसके घर चला जाता और दोनों साथ बैठकर पढ़ते। तभी वहां अनुषा भी आ जाती। वो बहुत खूबसूरत और चंचल थी। वो उनकी तवज्जो अपनी तरफ रखती, ये जानते हुए भी कि दीपेश उसका मंगेतर है। वो अब सागर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। वो उसके साथ इशारों में बातें करने लगी, जिस पर सागर गुस्सा हो जाता था। मैं जानती थी कि सागर अच्छा लड़का था, मगर जवान था। जाने उस लड़की में ऐसी क्या कशिश थी कि उसका दिल अनुषा की तरफ खींचने लगा। वो चुपके चुपके सागर को गिफ्ट देने लगी, कभी परफ्यूम, कभी घड़ी, मगर वो दीपेश के डर से खामोश रहता। अनुषा मौका मिलते ही उसके बैग में ये तोहफे रख देती। घर आकर बैग खोलने पर पता चलता कि तोहफे अनुषा की तरफ से दिए गए हैं। सागर ना तो अनुषा को नाराज करना चाहता था और अपने दोस्त को धोखा देना भी नहीं चाहता था, तो उसने खामोशी वाला रास्ता चुन लिया। उस लड़की की ताबड़तोड़ मोहब्बत ने सागर को डिस्टर्ब किया और उसका ध्यान भटका दिया और उसको पढ़ाई से भी भटका दिया। मैंने सागर का ऐसा हाल देखा तो उसके साथ बातचीत करने में पहल कर दी, ताकि उसको सही रास्ते पर ला सकूं। आंटी रूपमती का ख्याल आता, जो हम पर भरोसा करके अपना होनहार बेटा हमारे हवाले कर गई थी। मैं सागर की उम्र की थी, उसके हालात समझती थी, जबकि माँ नहीं समझती थी। मैं खाना या चाय के बहाने सागर को आवाज देकर घर बुला लेती, चाय साथ पीने बैठ जाती। इस तरह इधर उधर की बातें करने के बाद उसका दिल टटोलने लगती। असल बात तो ये थी कि मैं भी उन दिनों बिना वजह उसमें दिलचस्पी लेने लगी थी, बल्कि वो मुझे अच्छा लगने लगा था। बातों बातों में वो रफ्ता रफ्ता मुझे अपनी बातें बताने लगा। बताया कि एक लड़की है अनुषा, वो मुझसे टूट कर मोहब्बत करती है। मुझे अपने चारों तरफ खुशियां खेलती नजर आती है। फिर एक दिन सागर ने मुझे बताया, मैं जानता था कि अनुषा की मंगनी दीपेश से हो चुकी है। मुझे अक्सर ये उलझन परेशान करती थी। तब मैंने एक दिन उसके साथ इस उलझन को बांटने का इरादा कर लिया। दीपेश अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर गया था। मैं उनके घर पहुंचा तो बराबर के घर से मोटरसाइकिल की आवाज सुनकर अनुषा भी आ गई। गेट मैंने ही खोला था। घर में कोई नहीं था सिवाय नौकरों के। मैं उसको घर के अंदर नहीं ले गया, बल्कि पास ही के एक बगीचे में ले आया और हम आमने सामने कुर्सियों पर बैठकर मैं अनुषा से बातें करने लगा। अनुषा, सही सही बता दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। हाँ हाँ, उसने जवाब दिया। तुमको इसमें कोई शक है? कोई शक नहीं है। अच्छा, तो ये भी बता दो कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। वो शब्दों में कुछ कहने की बजाय कुर्सी से उठी और मेरे कदमों में झुक गई। तभी मैं घबरा गया, उसको अपने कदमों से उठाया और कहा, बस अनुषा, अब इस कदर तो ना झुको। इतना कहकर सागर चुप हो गया। मैं बड़े ही ध्यान से सागर की बातें सुन रही थी। फिर मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा कि फिर क्या हुआ। सागर ने बताया कि उस दिन बहुत सोच विचार के बाद मैंने दीपेश से बात की। मेरे दोस्त, तुम कब अनुषा से शादी कर रहे हो? अनुषा से शादी? उसने कहा, ये तुमसे किसने कहा है? मैं इससे कोई शादी वादी नहीं कर रहा।
क्यों, क्या वो तुम्हारी मंगेतर नहीं है? थी कभी, मगर अब नहीं है, क्योंकि वो अच्छे चरित्र की लड़की नहीं है। दीपेश ने चिड़चिड़ेपन से कहा। मैं तो समझ रहा था कि मेरे इस सवाल पर वो नाराज हो जाएगा, लेकिन उसने तो मेरी सोच के उल्टी बात की और बताया कि अनुषा तुम्हारे काबिल भी नहीं है। भूल कर भी इससे शादी के बारे में मत सोचना, क्योंकि मेरे इसके साथ गलत रिश्ते रह चुके हैं और अब इसने एक और बदसूरत चरित्रहीन मगर दौलतमंद व्यक्ति को फंसाया हुआ है। इसका दामन वहां से भी मैला हो चुका है। क्या कह रहे हो दीपेश? क्या तुमको इस बात पर बहुत गुस्सा है, इस वजह से ऐसा कह रहे हो? हरगिज नहीं, तुम मेरे प्यारे दोस्त हो, तुमसे मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता। मैं जानता था कि वो झूठ नहीं बोल रहा था, तब मैं खामोश हो गया, मगर इस खामोशी ने मेरे रोम रोम में आग लगा दी। मुझे लगने लगा है कि किसी ने मुझे ना संभाला तो। ये कहकर सागर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि अनुषा मेरे सिवा किसी और की हो जाएगी, लेकिन अचानक दीपेश की जुबानी पता चला कि वो किसी और की होने वाली है, वो भी एक ऐसे आदमी की जो घमंडी और बदसूरत है। मुझे यकीन नहीं आता कि क्या वो सच में मुझसे मोहब्बत में मेरे कदमों पर झुक गई। क्या वो अब मुझे अपना ये नया रूप दिखाने वाली थी? लेकिन वो तो अब भी मेरी मोहब्बत का दम भरती थी। मगर दीपेश, वो भी तो मुझसे मोहब्बत करता था, वो भी तो मेरा जिगरी दोस्त था, वो कैसे झूठ बोल सकता था? अब मैं बीच में फंसा हुआ हूं, क्या करूं क्या ना करूं। लगता है कि अनुषा के इश्क में पागल या रांझा हो जाऊंगा। ये कहकर सागर ने मेरा दूसरा हाथ पकड़कर कहा, अनीता प्लीज, तुम ही मुझे इस नर्क में गिरने से बचा लो, कि कहीं ये इश्क मेरे दिल की बात मेरे मुंह से निकल न जाए। होठ सी लिए कि मेरा भाई शब्द मुझे उसकी निगाहों में रुसवा न कर डाले। मैं तो विधवा औरत थी, बड़ी मुश्किल से अपने सफेद बेरोनक आंचल को संभाले हुए थी। उसके जाने के बाद मैं दिल थामे बैठी रही। अकेले में भी कोई फरियाद न थी कि कहीं मेरी आह उसके सुकून को बर्बाद न कर डाले। सागर कई दिन बीमार रहा। माँ उसकी देखभाल करती और मैं दलिया चाय वगैरह बनाकर देती। कुछ दिनों बाद वो कुछ ठीक हुआ, तब माँ उसे अपने घर ले आई। तब मुझे सागर ने बताया कि अनुषा की शादी हो गई है। दीपेश ने सही कहा था। इधर मुझे और उधर दीपेश को बेवकूफ बनाने वाली शातिर वो लड़की आखिरकार एक अय्याश दौलतमंद की झोली में जा गिरी। उस वक्त तक मुझे सागर से मोहब्बत हो चुकी थी। अगर बीच में अनुषा ना आती तो मैं उनके साथ दिल से शादी करने के लिए राजी हो गई थी, क्योंकि मेरी माँ और आंटी रूपमती की भी यही ख्वाहिश थी। मौजूदा हालात में वो चुप सादे था और मैं भी दम सादे थी। मैंने उसके गम से समझौता और अपनी खुशियों से नाता जोड़ लिया। मैं अकेली अपना दर्द समेटती रही, छुप छुप कर आंसुओं को पूछती थी और किसी से कुछ ना कहती थी। माँ बीमार पड़ गई, हालात ने करवट ली। सागर अचानक किसी काम से दिल्ली चला गया, जहां उसकी मुलाकात अचानक किसी फंक्शन में दोबारा अनुषा से हो गई, तो वो उसको अपने घर ले गई। पुरानी दोस्ती ने नया रूप ले लिया। सोया हुआ जख्म फिर से जाग उठा, टूटे ख्वाब फिर से जुड़ने लगे और उमंगे सर उठाने लगी। सागर ने एक दिन अनुषा से पूछ लिया कि क्या वो दीपेश के पूरी तरह से नजदीक जा चुकी थी, जैसा कि दीपेश ने बताया था। क्या वो बात सच थी? वो बोली, हाँ ये सच है। नजदीकियों की सभी हदों को पार करके भी मैं उससे वफा का बंधन न निभा सकी। वो सच कहता है, गलती मेरी है, लेकिन गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। अनुषा अपने पति से नफरत करने लगी थी। लालच की सजा की सीमा को फिर से सच्चे दिल से चाहने वाले सागर के इर्द गिर्द फैला दिया। उससे मिन्नतें करने लगी, मोहब्बत की कस्में दी, कदमों में गिरने का वो लम्हा याद दिला दिया। पति ने नफरत से उसको धकेल कर दोबारा सागर जैसे चाहने वाले के कदमों में ला डाला। अनुषा जैसी शातिर औरत का जादू दोबारा काम कर गया। अब उसकी सेवा थी और सागर की बेखुदी थी। उसकी जुल्फे थी, सागर जिनकी महक से मदहोश हुआ जाता था। वो फिर से एक दूसरे के दोस्त बन गए। अनुषा ने अदालत में तलाक का केस डाल दिया। वो तलाक लेकर सागर से शादी करना चाहती थी। इस तरह से बासी मोहब्बत का जादू फिर से काम कर गया था और सागर उसमें जकड़ा गया था।
जैसे कोई नन्ना मुन्ना सा पतंगा मकड़ी के जाल में पकड़ा जाता है। अनुषा का पति कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था, वो बहुत पैसे वाला था। उसकी जड़ें गहरी और वो एक मजबूत सतून की तरह था। अनुषा ने सागर की मोहब्बतों पर ऐसी गांठ लगाई और उसको ऐसे ऐसे केसों में फंसाया कि वो कंगाल हो गया। उनका मकान और जमीन तक बिक गई। और जब अनुषा जान चुकी कि वो 2 कौड़ी का मोहताज इंसान हो गया है, तो उसने उसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला बदल दिया। वो मुंह मोड़कर किसी और दिशा में मुड़ गई। अगर सागर ऐसे अच्छे किरदार और संस्कारी लड़के ने पहली बार मोहब्बत की शराब के पीछे दौड़ते हुए दिल के सुकून को पाने की खातिर किसी के घर को आग लगाने की ठान ली थी, तो अनुषा के पति ने भी उसको ऐसी मार दी कि मुकाबले की ताकत उसकी जाती रही। लुटा पिटा सागर हमारे दर पर आया और मेरी माँ के कदमों में बैठ गया। ने मदद के लिए हमारे आगे झोली फैला दी। हमें खुद सहारे की जरूरत थी, उनको क्या सहारा देते। मेरा दिल रो रहा था। मैं सागर से मुंह मोड़ चुकी थी, अब भी मुंह फेर लेना चाहती थी, मगर माँ ने मेरा दामन पकड़ लिया और मिन्नतें की कि मैं बीमार हूं, सागर का रिश्ता मत ठुकराना। आज मेरी सांसें चल रही है, कल मर गई तो तेरा कौन है जो तुझे संभालेगा। आंटी रूपमती जी मेरे गले लगकर रो रही थी, मैं भी रो रही थी। आखिर दिल ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया कि अब चुप रहो, जैसे इतने साल चुप रही हो। माँ की सांसें चल रही है, उनको आखिरी खुशी दे दो। और मैंने माँ की बात मान ली। सागर का उजड़ा हुआ दिल और मेरा घर बस गया। अब हम हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे 3 बच्चे हैं। सागर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आखिरी बात मानकर अच्छा किया। अब इस बात का एहसास होता है। बस ये प्रार्थना जरूर करूंगी कि ऊपर वाला करे कोई जवानी में विधवा ना हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।